वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको याद है सी यू सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी सी यू सेट का एग्ज़ाम पेपर, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप पेपर का सोल्यूशन भी डालो। मैंने उनसे कहा था कि मैं सोल्यूशन जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगा, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सी यू सेट एग्ज़ाम में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ। ये इसका पार्ट ए है। नेक्स्ट का जो पार्ट बी आएगा उसमें मैं अनदर 25 क्वेश्चन इसमें आपको सोल्व कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी मेहनत से मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आंसर की भी इसकी आ चुकी है। आंसर की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल का जो सी यू सेट एग्ज़ाम का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा पेपर ईजी रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपन तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो गिवन है 4 वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है जे केप प्लस के केप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस 5 के केप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू जे केप माइनस के केप। द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़। अपन को इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे अपन इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। बी क्रॉस सी की वैल्यू देख लेंगे वो क्या आ रही है, फिर उसका अपन ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए आपको पता है इस तरीके से निकालते हैं अपन मैट्रिक्स बना के, जिसमें आई केप जे केप के केप और जो बी वेक्टर गिवन है उसके कोफिशिएंट्स रख देते हैं अपन 2 3 -5 और सी के कोफिशिएंट 1 और -1। जब आप इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो अपने पास बी क्रॉस सी की वैल्यू आएगी 2 आई केप 2 जे केप प्लस 2 के केप। नाउ इसके बाद जो अपन को निकालना है वो अपन को निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसके लिए वापस ए वेक्टर के साथ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो आई केप जे के केप इनकी वैल्यूज़ अब अपन को पुट करके अपन जब सोल्व करेंगे तो जो अपने पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है 2 ब्रैकेट ऑफ जे केप माइनस ऑफ के केप। तो ये आप जो देखेंगे जो सी वेक्टर था उसके भी जे केप माइनस के केप था, बस इसमें 2 का डिफरेंस है। तो ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सी था। तो जो इसका ऑप्शन है सी वो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन del टू एफ अपॉन del y del z ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -5y² माइनस ऑफ 6x² वाई जेड प्लस 5x y³ जेड स्क्वायर माइनस 2y z की पावर 5। इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ये अपन को इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन अपन। देखिए तो जो फंक्शन की बनता अपन ने फंक्शन लिख लिया। पहले इसमें अपन z के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब अपन फर्स्ट टर्म का करेंगे -5x³ y² का तो वो तो 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म का अपन करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 6x² y प्लस 8x y³ और जो y z स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। और लास्ट में 2y और z की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5z की पावर 4। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टर्म आएगी -6x² y 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 16 हो जाएगा x y³ z माइनस 10y z की पावर 4। अब इसका अपन y के रेस्पेक्ट में दोबारा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें y का 1 हो जाएगा, तो टर्म बचेगी माइनस का 6x² प्लस 16xz 3y² y³ का माइनस ऑफ 10z की पावर 4y का 1 हो जाएगा। तो इसको अपन वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी माइनस का 6x² 16 3 48 हो जाएगा xz y² माइनस 10z की पावर 4। तो जो ऑप्शन डी है इसमें वो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू दिस। ये जो अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसके इक्विवेलेंट कौन सा नंबर है अपन को फाइंड आउट करना है। 3 - 5 आयोटा अपॉन 8 + 2 आयोटा। तो इसको अपन देखते हैं। ब्रैकेट में वैल्यू गिवन भी है आयोटा की, अपन को पता है √(-1) होती है। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन ले लेंगे। तो 3 - 5 आयोटा 8 + 2 आयोटा, तो इसका डिनोमिनेटर है उसका नेगेटिव साइन 8 - 2 आयोटा से अपन ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर
मल्टीप्लिकेशन अपन ने कर दिया 3 - 5 आयोटा का 8 - 2 आयोटा से, और नीचे टर्म बन रही है a + b a - b, तो इसका अपन को पता है a² - b² होता है, तो 8 × 8 64 हो गया, -2 × 2 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 40 आयोटा हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, और लास्ट में 5 2 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर। इसके बेस में अपन जब आयोटा स्क्वायर खोलेंगे तो वो अपन को पता है -1 आता है, तो अपन उसकी जगह पुट कर देंगे तो वो प्लस का 4 बन जाएगा, तो बेस में तो 68 आ गया, ऊपर 24 - 46 आयोटा -10 हो गया, 24 में से 10 होंगे तो 14 आ जाएगा, -6 आयोटा। अब अपन जब दोनों में 68 से डिवाइड करेंगे तो 48/68 तो बन जाएगा 7/34, और 46/64 बन जाएगा 23/34। तो जो ऑप्शन सी है आपका इसमें वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ t = x² y + e⁻z 8.152 = अपन को इसके ग्रेडियंट की वैल्यू बतानी है विद गिवन पॉइंट 152। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपली अपन को क्या करना है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला इसमें अपन को यूज़ करना है, जो कि क्या होता है del/del x ऑफ phi i कैप, del/del x ऑफ phi j कैप, del/del x ऑफ z k कैप। तो यहाँ पे phi की जगह पे अपन को क्या गिवन है, t विच इज़ x² y + e⁻z। तो del/del x ऑफ x² y + e⁻z का क्या होगा, e⁻z का तो 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो 2xy i कैप प्लस del/del y ऑफ दिस टर्म, तो e⁻z का यहाँ भी 0 हो जाएगा, x² y का 1, तो x² z कैप, और जो लास्ट टर्म है तो x² y का 0 हो जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में e⁻z का e⁻z हो जाएगा। तो जब इसमें अपन पॉइंट्स रखेंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, और z की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट्स जब रख में आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10i के प्लस j के प्लस 0.135 k के। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द लेटर्स x एंड y रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, द कन्वर्जन ऑफ द इक्वेशन x² + y² - 4x = 0 इन पोलर कोऑर्डिनेट r विल बी। तो अपन को x और y रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में गिवन है, अपन को इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपको पता है x = r cos थीटा होता है और y = r sin थीटा होता है। आपको सिंपली इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4r ऑफ cos थीटा। इधर जब r² आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 4r ऑफ cos ऑफ थीटा। तो cos² थीटा sin² थीटा आपको पता है 1 बन जाएगा, = 4r ऑफ cos थीटा, r से r कैंसिल हो गया, तो r = 4 cos थीटा। जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड में जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, हमें कंजर्व्ड रहती है, तो उसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच रोटेट्स विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द कोरोलियस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। उसकी वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वो पूछ रहा है कि कोरोलियस फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको पता है कोरोलियस फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू v और ओमेगा के होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी रोटेशन एक्सिस एंड द वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम। इससे जो इसका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसे टिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो गिवन है अ थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 केप्ट इनसाइड अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर देन दी फोकल लेंथ इनसाइड द लिक्विड विल बी। अपन को लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एयर में गिवन है, अपन को लिक्विड में उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और दोनों मीडियम के लिए अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन जो फॉर्मूला लेंगे वो थिन लेंस का लेंगे, दैट इज़ 1/f ऑफ a = म्यू ऑफ ग्लास, अपन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिया है, माइनस म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेम ऐसे अपन सेम फॉर्मूला लिखेंगे लिक्विड के लिए, तो म्यू ऑफ ग्लास तो वही रहेगा, म्यू ऑफ एयर की जगह पे म्यू ऑफ लिक्विड आ जाएगा यहाँ पे,
और सेम वही रहेगा। जब अपन इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके की टर्म आएगी। यहाँ से अपन को एफ ऑफ एल की वैल्यू चाहिए तो एफ ऑफ ए उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। अब अपन को सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। म्यू ऑफ लिक्विड गिवन है 4/3, म्यू ऑफ एयर आपको पता है 1 होता है, म्यू ऑफ ग्लास इसमें 1.5 है, म्यू ऑफ एयर 1 है। इन सब की वैल्यूज़ पुट करके जब आप इसमें इसको सोल्व करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी 10 × 3.911, तो 39.11 आ रहा है इसका सॉल्यूशन से। तो ये ऑलमोस्ट 40 के इक्वल है, जो उसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। An unpolarized light falls on a flat material with an angle of incidence as 60 degree. The reflected light is found to be completely polarized. The velocity of refracted ray inside the material is। अपन को एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और बोल रहा है कि जो लाइट है वो क्या है, अनपोलराइज्ड थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, परफेक्टली पोलराइज्ड हो गई है। तो अपन को फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी। ब्रूस्टर एंगल की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू क्या होता है, 10i भी होता है। अपन यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू रख देते हैं 60 डिग्री, तो 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। और वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है c/n होता है। c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है और n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको √3 गिवन है, तो 3 से √3 टाइम्स कट जाएगा, तो जो उसका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। Question number of 10. A point charge Q is located at the center of the cube of edge A. The electric flux through the one face of the cube will be। तो अपन को फेस के यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखे होंगे, आप अपन इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेज अपन को पता है 6 होता है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/6ε0 होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि इसमें वो कॉर्नर से भी पूछ सकता है, फेस से भी पूछ सकता है, सेंटर से भी पूछ सकता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें फेस 6 होते हैं, इसलिए जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, Q/6ε0 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। In a series of LCR circuit, on increasing the value of capacitance 4 times the value of inductance in order to keep the resonant frequency unchanged। LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट में यदि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को 4 टाइम्स कर दें तो इंडक्टेंस की वैल्यू अपन कैसे चेंज करें कि जिसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो क्या रहे, अनचेंज रहे। इसको देखते हैं अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो अपन को पता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/2π √LC। अपन को यहाँ पे कैपेसिटेंस को अपन ने 4 टाइम्स कर दिया। मान लेते हैं कि जो L में चेंज है वो L' है, तो अपन इसमें वैल्यू पुश कर देते, जो नई फ्रीक्वेंसी आई है वो F' आई है। तो 1/2π √L की जगह L' और C की जगह पे 4/C। तो F' की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो ये वैल्यू आएगी अपने पास F' की। ठीक है, अब वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है, तो अपन दोनों फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर देंगे। F = f(')। इसमें अपन दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/4π √L'(C), 1/2π √LC। दोनों साइड का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आएगी LC = 4L'(LC)। C से C कट जाएगा, तो L' की वैल्यू क्या होगी, L/4। तो जो ऑप्शन डी है आपका इसमें वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। द चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स Q एंड Q माइनस स्मॉल q, so that the force between the charge is maximum at any separation। the Q is equal to। दो चार्ज को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अपन को बताना है कि वो किस तरीके से डिवाइड हो कि जो फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अपन को फोर्स पता है F(K)Q1 Q2/R² होता है। आप बाकी चार्जेस रख के भी चेक कर सकते हैं, पर लेकिन जिसका मैक्सिमम आएगा वो Q/2 पे आएगा। तो स्मॉल q की वैल्यू अपन Q/2 रखेंगे, तो जिसका फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो उसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप बाकी चार्जेस के अकेले चेक कर सकते हैं, जो मैक्सिमम आ रहा है वो ऑप्शन डी के लिए आ रहा है। अ प्रोटॉन एंटर्स, क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोटॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जिसके द्वारा पाथ फॉलोड होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये आप ध्यान भी रख लीजिए, जो उसका ऑप्शन सी है वो क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14।
द वैल्यू ऑफ dp/p फॉर एन एडियाबेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द गैस। तो एडियाबेटिक के केस में आपको पता है गामा यूज़ होता है, तो इसका ऑप्शन सी देख के इसको डायरेक्ट आप राइट क्लिक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन नहीं है। तो एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आपको पता है ये सब थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस होते हैं। जो वर्क डन है वो क्या है, इसमें थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, H माइनस टी डेल्टा एस। तो जिसमें ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट हैव, उनकी स्पिन्स कैसी क्या होती है, ऑपोजिट स्पिन होती है। आपको पता है एक यदि प्लस हाफ स्पिन है तो नेक्स्ट स्पिन क्या होगी, माइनस ऑफ हाफ होती है। तो जो उसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एन इंटीग्रल। तो अपन को पता है अकॉर्डिंग टू बोहर जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो किसके होता है, h/2π के होता है। nh/2π होता है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका हो गया, h/2π का। तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। द प्रोसेस इन विच एन एक्साइटेड न्यूक्लियस डिके विदाउट एमिटिंग अल्फा और बीटा और गामा रेज इज नोन एज। तो इसको इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें कि जो एमिशन होता है वो बिना अल्फा बीटा और गामा रेज के होता है। ठीक है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 18 रह गया था, इसको अपन वापस देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब विच डिस्ट्रॉयड हिरोशिमा वाज इक्विवेलेंट टू 12.4 किलोटन्स ऑफ TNT। The energy is equivalent to 9.0 into 10 to the power 26 mega electron volt. The energy is equivalent to 9.0 10 to the power 26 mega electron volt. The mass which was converted into energy in this explosion was। तो अपन को बताना है कितना मास कन्वर्ट हुआ इस एनर्जी को क्रिएट करने में। तो अपन को पता है आइंस्टाइन रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। अपन को बस ये सिंपल सा रिलेशन लगाना है। तो मास क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन c²। तो E की वैल्यू अपन को गिवन है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेगा को चेंज करने के लिए आप 10 टू द पावर 6 यूज़ में ले सकते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो ऊपर वाली टर्म ये आ जाएगी c²। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 और 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 10 टू द पावर -3 आ जाएगी। तो उसका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कोरस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल गिवन। इस ट्रुथ टेबल के लिए कौन सा गेट सही रहेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन बना लेते हैं ट्रुथ टेबल इसकी। तो जो उसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने कैसे चेक किया वो मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने ए बी का पहले इसमें एंड ऑपरेशन किया, तो 1 का आपको पता है इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 आएगा, और अदर केस में क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसका अपन एंड ऑपरेशन करेंगे तो 1 का 0 और बाकी जितनी 0 वाली टर्म्स उनका 1 1 1 हो जाएगा। तो जो उसका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। Assuming a diode drop of 0.7 volt, the current through the resistance R1 in the following circuit। इस सर्किट में अपन को R1 से करंट बतानी है कि वो कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो सिंपली अपन इसमें KVL लगा देते हैं। तो जो अपन को वोल्टेज गिवन है -10 है, प्लस R1 से अपन मान लेते हैं करंट I आ रही है, और तीनों डायोड का अपन यहाँ पे सम कर देते हैं। तो IR1 क्या हो जाएगा, 10 उधर चल जाएगा, माइनस अपन को 1.7 गिवन है, 3 टाइम्स अपन इसको लिख लेते हैं। तो 0.7 0.7 0.7 2.1 हो जाएगा। तो 10 - 2.1 दैट इज़ 7.9। और जो अपन को रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम में दिया हुआ है। तो जो करंट आएगी वो मिली एम्पेयर में आएगी। तो आई क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी आंसर 7.9 मिली एम्पेयर। जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। At what speed should an object move so that its length appears to be its half of its proper length। अपन को बताना है कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव करे जो उसकी लेंथ है उसकी प्रॉपर लेंथ की हाफ हो जाए।
तो यहाँ पे अपन को सिंपली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है, L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो L की जगह पर हमने एल नॉट बाई 2 पुट कर देंगे, एल नॉट 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अपन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू √3/4 सी, √3/4 सी की वैल्यू अपन को पता है 3 × 10⁸, तो जो आएगा 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो उसका ऑप्शन ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गारंटी दैट द सेट ऑफ द वेव फंक्शंस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड। अपन को बताना है म्यूचुअली और नॉर्मलाइज्ड दोनों किस केस में होते हैं, ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मलाइज भी हो। तो आपको पता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साई आई एक्स स्टार साई जे स्टार इज इक्वल टू डेल आई जे, ये केस होता है तब क्या होता है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, ऑर्थोगोनल भी होता है नॉर्मलाइज भी होता है। तो इसका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आज की वीडियो का अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी रिलीज़ करूँगा जिसमें मैं अनदर 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इसको देखते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा आर, अपन को इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका ऑप्शन सी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, बाकी मैंने चेक किए हैं वो इसकी आइगन वैल्यू नहीं है। तो e की पावर आयोटा थीटा, आपको पता है कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा हो जाए, तो λ1 क्या आ जाएगी इसमें, कोस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा, और λ2 इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। जब इसका अपन सम करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2 ऑफ कोस थीटा, जो कि क्या है इसकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, आपको पता है। और जब अपन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ तक मुझे डाउट है इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, तो जो साइन थीटा है दोनों में से एक, उसमें एक जगह माइनस साइन आएगा, तभी इसका डिटर्मिनेंट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।